प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हमारे चैनल पर हिस्ट्री का बैच पढ़ाया जा रहा है और हिस्ट्री के तहत कुछ नवीन विषयों को हम लोग यहाँ उठा रहे हैं, नए तरीके से पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं इस समय भारत के महानायक पढ़ा रहा हूं। इसी क्रम में आज हम लोग जिस महानायक के बारे में पढ़ेंगे वो निश्चय ही भारतीय इतिहास के एक गौरव के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, जिनकी गाथा सदियों तक सुनी और सुनाई जाएगी, जिनका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप भारत के इतिहास के एक ऐसे योद्धा हैं जिनका शौर्य, अदम्य साहस, धैर्य, प्रबलता, तमाम ऐसे गुण जिनके लिए उन्हें युगों युगों तक याद रखा जाएगा। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा के समक्ष, एक ऐसे योद्धा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं जो केवल अपने शौर्य और वीरता से ही नहीं हमारे मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ते हैं, अपितु अपने नैतिक गुणों के कारण भी, अपने स्वाभिमानी गुणों के कारण भी हमारे मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में, उनकी वीर गाथा के बारे में जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। एक ऐसा योद्धा जिसका संघर्ष किसी साधारण व्यक्ति से नहीं था, अपितु दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक अकबर के विरुद्ध था। निश्चय ही यह वह समय था जब अकबर पूरे भारत पर, पूरे भारत भूमि पर अपना अधिकार करने के लिए लालायित था और इसी क्रम में एक एक करके सभी राजवंश अपने तलवार अकबर के चरणों में डालते चले जा रहे थे। भारत के इतिहास में या भारत के राजवंशों में कोई ऐसा राजा नहीं था जो अकबर के प्रबल साम्राज्यवाद के विरुद्ध तलवार उठा सके, सर उठा सके। यह कहने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं होगा कि बहुत से राजा, बहुत से राजपूत अपने बहन बेटियों के डोले अकबर के वहां पहुंचाने लगे, अर्थात अपने घर के बहन बेटियों का विवाह अकबर के वहां करना प्रारंभ करने लगे। अकबर भारत के इतिहास का ऐसा शासक था जो केवल तलवार के बल पर ही लोगों को नहीं जीत रहा था, अपितु उनको रिश्तों के बंधन में बांधकर भी उनके ऊपर शासन कर रहा था। यानी एक तरफ तो वह लोगों के ऊपर सैन्य बल का प्रयोग तो कर ही रहा था, साथ में भावुकता का भी प्रयोग कर रहा था ताकि लोग उसके साथ एक बंधन में बंधकर भी उसके सत्ता को चुनौती न दे। लेकिन अगर अकबर के इस अदम्य साम्राज्यवाद के विरुद्ध अगर एकमात्र तलवार उठा तो वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा जिसने जीवन भर न केवल महाराणा प्रताप, न केवल अकबर का विरोध किया, अपितु अकबर को नाको चने चबवा दिए और यही नहीं, अपने जीवन के अंतिम चरण तक लगभग 97% अपनी भूमि जो है अकबर से छीन भी लिया और अकबर के नाक के नीचे अपना शासन व्यवस्था बनाए रखा। आज उन्हीं वीर शिरोमणि युद्धवीर महाराणा प्रताप की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई के पुत्र थे। कहा जाता है कि 1567-68 में एक बार राणा उदय सिंह पर अकबर ने मेवाड़ की चढ़ाई की थी। महाराणा उदय सिंह को
अपना राज्य छोड़कर अरावली के पहाड़ियों में जाना पड़ा, लेकिन यह अभियान अधूरा था। कहा जाता है कि राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद 1572 में महाराणा प्रताप, उनके सुयोग्य पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे। हालांकि महाराणा प्रताप के राजगद्दी की कहानी भी थोड़ी लंबी है, क्योंकि कहा जाता है कि उनके एक सौतेली मां के भुलावे में आकर राणा उदय सिंह उनके सौतेले भाई जगमाल को गद्दी पर बैठा दिए थे, लेकिन जनता और सारे अधिकारियों ने मिलकर जगमाल को गद्दी से उतार दिया और गद्दी पर बैठाया महाराणा प्रताप। 1572 के करीब उनका राज्यारोहण हुआ था और उसके बाद उन्होंने अपना राज निर्माण का काल प्रारंभ किया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, यह वह समय था जब अकबर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था और अकबर के राजधानी से कुछ ही दूर पर स्थित, कुछ 100 किलोमीटर की दूर पर स्थित मेवाड़ का राज्य था। मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जो पूरे भारत के लिए एक स्वाभिमान का प्रतीक बन गया था। स्वाभिमान का प्रतीक इस रूप में कि वहां के राजा अपने शौर्य पराक्रम के लिए पूरे भारतवर्ष में नामी थे, पूरी दुनिया में नामी थे। जहां समस्त राजा अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार थे, मेवाड़ के रणबांकुरे कभी भी दिल्ली की सत्ता के समक्ष अपना सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हुए। महाराणा प्रताप जब गद्दी पर बैठे तो कहा जाता है कि अकबर ने कई सारे राजदूत अपने भेजे, कई सारे शांति अभियान भेजे, कई सारे संधि समझौते भेजे महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए की। लेकिन राणा अपने स्वाभिमान, शौर्य और पराक्रम के अंतर्गत होते हुए कभी भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यहां तक कि कहा जाता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके बगल के राजपूत राजा, आमेर के राजा मानसिंह को, राजा के पुत्र मानसिंह को भी भेजा। कहा जाता है कि मानसिंह के लिए महाराणा प्रताप ने एक भोज का भी आयोजन किया। बड़ी कथा, बड़ी रोचक भी है। इस भोज में महाराणा प्रताप ने ही आयोजन किया था कि भाई मिलने आ रहा है तो उनके लिए भोजन का आयोजन किया जाए, लेकिन महाराणा प्रताप स्वयं उपस्थित नहीं हुए। लेकिन अमर सिंह, अपने पुत्र को उन्होंने भेजा। अमर सिंह ने पूरा आवभगत किया, भोजन की थाली रखी गई, लेकिन आमेर के जो राजा मान सिंह ने तो कहा कि भाई हम तब भोजन करेंगे जब महाराणा प्रताप स्वयं आकर भोज जो है हमारे समक्ष परोसे। लेकिन मान सिंह ने कहा उनके पेट में दर्द है। उन्होंने कहा कि नहीं, अमर सिंह ने कहा कि उनके पेट में तो दर्द है, वो कैसे आएंगे। मान सिंह ने कहा नहीं, ये एक बहाना है, असल बात बताने का निश्चित कष्ट करे कि आखिर असल में क्या बात है कि महाराणा प्रताप ने ही भोज का आयोजन किया है और वही क्यों नहीं उपस्थित हुए। तब अमर सिंह ने स्वाभिमान से जवाब दिया कि हमारे पिता महाराणा प्रताप का कहना है कि जो अपने बहन की शादी तुर्क के वहां किया हो उसके साथ भोजन करना भी हमारे लिए हराम है। निश्चय ही मान सिंह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि ठीक है, युद्ध के मैदान में मैं राणा का यह घमंड तोड़ूंगा। निश्चय ही यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना हल्दी घाटी के युद्ध का। अकबर के तमाम वे शांति प्रयास जो महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता के अंतर्गत करना चाहते थे, सब बेकार चले गए। और हो भी क्यों ना, क्यों कोई स्वाभिमानी शौर्यवान शासक किसी के अंडर में आए। स्वतंत्रता हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो भी मेवाड़ के शासक जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत जल्दी कभी स्वीकार ही नहीं की। उसी के वंशज महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के, क्यों वो स्वीकार करें अकबर की अधीनता को। हर व्यक्ति को अपने स्वतंत्रता की रक्षा, स्वाभिमान की रक्षा, पराक्रम की रक्षा, शौर्य की रक्षा करने का हर व्यक्ति को अधिकार है। तो महाराणा प्रताप कैसे आ जाते।
और निश्चय ही महाराणा प्रताप तो पूरे भारत के एक स्वाभिमान के प्रतीक हैं, गौरव के प्रतीक हैं। निश्चय ही वो इसके लिए नहीं आ सकते थे। कहा जाता है कि अकबर ने एक विशाल सेना मान सिंह के नेतृत्व में, क्योंकि अकबर के अंदर एक बहुत बड़ी चालाकी और बुद्धिमत्ता थी कि अकबर भारत का ऐसा शासक था कि तुर्क और मुसलमान हिंदुओं के विरुद्ध, राजपूतों के विरुद्ध उसने तुर्क सैनिक या मुगल सैनिक नहीं भेजा, बल्कि उसने राजपूतों के विरुद्ध राजपूतों को खड़ा किया। अकबर की ये बहुत स्पष्ट रणनीति का एक हिस्सा था कि वह भारत का पहला शासक था जिसने राजपूत भाइयों के विरुद्ध स्वयं राजपूत भाइयों को खड़ा किया और सफल रहा। और अकबर द्वारा तैयार किया गया इस नींव पर ही मुगल सत्ता कई सौ वर्षों तक चली। लेकिन महाराणा प्रताप निश्चय ही अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और 1576 में एक विशाल सेना मान सिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी के मैदान की ओर बढ़ चली। महाराणा प्रताप का रणनीति था कि अरावली के पहाड़ियों के सटे जो मैदान है हल्दी घाटी का, वहीं मुगलों को रोका जाए, क्योंकि पहाड़ियों के माध्यम से ही बड़े आसानी से मुगलों को तंग किया जा सकता था। निश्चय ही महाराणा प्रताप छापामार युद्ध प्रणाली के बड़े प्रबल पुरोधा थे। यही कारण है हल्दी घाटी के मैदान में दोनों के बीच युद्ध का निर्णय हुआ। हल्दी घाटी इसलिए कि वहां की जो मिट्टी थी वो हल्दी के समान पीली थी, इसीलिए उसका नाम पड़ गया हल्दी घाटी। कौन जान रहा था कि हल्दी घाटी पूरे भारतवर्ष के लिए एक शौर्य और पराक्रम का प्रतीक बन जाएगा। हल्दी घाटी के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई। अचानक आक्रमण, आमने सामने का अकबर की सेनाएं पहले वहां मौजूद थी और कहा जाता है कि अचानक से महाराणा प्रताप मात्र अपने कुछ हजार घोड़सवारों के साथ अचानक अकबर की सेना पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण इतना तीव्र था, आक्रमण इतना भयानक था कि अकबर की विशाल सेना में खलबली मच गई। चेतक पर सवार वीर रणबांकुरे के समान महाराणा प्रताप मुगलों को गाजर मूली की तरह काटते हुए हल्दी घाटी के मैदान में मुगलों को रौंदते हुए मान सिंह की ओर बढ़ने लगे, जो हाथी पर सवार था। उस समय राणा बिल्कुल एक पराक्रमी योद्धा, एक देवदूत के रूप में मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। निश्चय ही महाराणा प्रताप एक प्रबल बाहुबल और शरीर वाले व्यक्ति भी थे। कहा जाता है कि उनका जो भाला था वो 81 केजी का था, उनका जो कवच था वो 72 केजी का था। भाला, कवच और ढाल मिला दिया जाए तो 208 केजी का, मतलब जिसको लोग हिला नहीं सकते, जिस भार को, उतना वजन वो अपने शरीर पर लेकर रहते थे। उनका जो लंबाई था 7.5 फुट का था। शायद आज का खली भी उतने भार को हिला नहीं सकता जितना भार को, खली तो एक देखने के लिए नायक है। महाराणा प्रताप उसी के लंबाई चौड़ाई के प्रबल योद्धा जो मैदान में सूरवीर के रूप में उसमें उपस्थित थे। 7.5 फीट और लगभग 110 केजी उनका वजन था। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बड़े भार को लेकर, इस बड़े प्रबल बाहुबल को लेकर वह उस हल्दी घाटी के मैदान में मुगलों को गाजर मूली की तरह काटते हुए चेतक पर सवार आगे बढ़ने लगे। चेतक, महाराणा प्रताप तो अपने शौर्य और पराक्रम से हल्दी घाटी के युद्ध में के लिए नामी ही हैं, साथ में उनका घोड़ा चेतक भी नामी है। दुनिया के इतिहास का यह एकमात्र घोड़ा था जिसके शौर्य और पराक्रम के बारे में कुछ वाक्य लिखे गए थे, कुछ कविताएं लिखी गई थी। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, रणवीर चौकी भर भर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े, इस चेतक की यह खासियत थी कि यह एकमात्र घोड़ा था जिसके नाक पर हाथी का सूंड लगाया जाता था या देखने में हाथी लगता था।
और निश्चय ही हल्दी घाटी में महाप्रताप ने जिस शौर्य और पराक्रम का साथ दिया, जिस शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, उसमें बहुत बड़ा हाथ महाप्रताप के इस घोड़े चेतक का भी था। कहा जाता है कि जैसे ही महाप्रताप मुगलों को काटते हुए जैसे ही मान सिंह के निकट पहुंचे और मान सिंह के ऊपर भाला मारा, लेकिन मान सिंह बच गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन कहा जाता है इसी आक्रमण के दौरान चेतक घायल हो गया। लेकिन कहा जाता है कि यह वह समय था जब महाराणा प्रताप मुगलों की सेना के केंद्रीय भाग में पहुंच गए थे। लगभग 400-500 सैनिकों ने महाराणा प्रताप को घेर लिया और किसी भी क्षण या तो महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त कर जाते या तो उनकी मुगल सेना के द्वारा गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन निश्चय ही ऐसे शौर्यवान और पराक्रमी व्यक्ति के मददगार भी उसी समान होते हैं। कहा जाता है कि उनके हमशक्ल राणा झाला ने महाराणा प्रताप के सिर से मुकुट उतारा और वह स्वयं पहन लिया। अब चूंकि मुगल सैनिक तो महाराणा प्रताप को पहले से देखे नहीं थे, उनको लगा मुकुट चूंकि राणा झाला के ही सर में है इसलिए यही महाराणा प्रताप होंगे, तो उसी और सारे मुगल सैनिक जो है राणा झाला की ओर हो गए। निश्चय ही राणा झाला ने अपने प्राणों का बलिदान करके भारत के इस स्वाभिमान के सूर महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की। लेकिन चूंकि इस हमले में चेतक घायल हो गया था, यही कारण है कि महाराणा प्रताप को चेतक को बचाने के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा। और जैसे ही राजा मैदान से बाहर हुए, यानी जैसे ही महाराणा प्रताप मैदान से बाहर हुए, माना गया कि यह युद्ध जो है वो मुगलों के पक्ष में चला गया। कहा जाता है कि इस युद्ध के पश्चात चेतक के घायल होने के बाद चेतक की मृत्यु हो गई। लेकिन तब तक चेतक जो है महाराणा प्रताप को बहुत दूर तक ले जा चुका था, यानी युद्ध के इस मैदान से बहुत दूर वो पहुंच चुके थे और पूर्ण रूप से सुरक्षित थे। कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी अकबर के सैनिक इतना डरे हुए थे कि रात भर वो सो नहीं सके या शांत नहीं बैठ सके। उन्हें डर था कि महाराणा प्रताप किसी भी मार्ग से फिर आक्रमण कर सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम की चर्चा मुगल सैनिक जो है वो वर्षों तक करते रहे। मुगल जो बुजुर्ग सैनिक थे वो मुगल युवा सैनिक को वर्षों तक महाराणा प्रताप के शौर्य पराक्रम और अतुलित युद्ध का वर्णन वर्षों तक करते रहे। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग यह भी दिखाते या बहुत राइटर्स मैंने यह भी देखा है कि दिखाने का प्रयत्न नहीं करते हैं कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम से अकबर इतना प्रसन्न हो गया कि उसने फिर युद्ध कभी सेना ही नहीं भेजी। लेकिन सच तो यह है कि उसके बाद अकबर ने लगातार कई सैन्य अभियान भेजे, लेकिन उसमें से कोई भी सैन्य अभियान पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। मेवाड़ पर कुछ पूर्ण रूप से कब्जा नहीं हो सका। राणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम से का मुख्य प्रदर्शन यह भी था कि महाराणा प्रताप की जनता, उनकी प्रजा स्वामी भक्त थी। जब जब मुगल सैनिक मेवाड़ पर आक्रमण करते, मेवाड़ की प्रजा खेत खलिहान घर उजाड़ देती, कुओं में मिट्टी गिरा देती ताकि मुगल सैनिक को यहां पर कोई मदद नहीं मिल सके और बिना कब्जा के उनको वापस जाना पड़े। निश्चय ही महाराणा प्रताप एक जननायक भी थे। महाराणा प्रताप के लिए जो लोग यह भी दिखाते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप का जो युद्ध था मुगल हिंदू वर्सेस मुसलमान था, यह भी पूर्णतः गलत है, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के एक सैनिक टुकड़ी का हकीम सूर अफगान ने नेतृत्व किया था। हकीम सूर अफगान नामक एक अफगानी योद्धा ने महाराणा प्रताप के एक टुकड़ी का हल्दी घाटी युद्ध में उसने नेतृत्व किया था। यह दिखाना कि यह युद्ध हिंदू वर्सेस मुसलमान था, यह बिल्कुल गलत है। भीलों ने भी महाराणा प्रताप का काफी मदद किया और भीलों की ही शक्ति का यह
परिणाम निकला कि अकबर, जनता और भील इन दोनों ने महाप्रताप का इतना मदद किया कि वह जननायक बन गए, और इन्हीं दोनों का समर्थन ही वह कारण था जिसने अकबर को बार बार मेवाड़ की धरती पर पराजय का सामना, पराजय इस सेंस में हम कह सकते हैं, तो बहुत लोग इसको इनकार कर सकते हैं, पराजय इस सेंस में कि पूर्ण रूप से कब्जा नहीं उसका। कहा तो यह भी जाता है कि अकबर, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने कई दिन तक मान सिंह को दरबार में उपस्थित नहीं होने दिया, कई दिनों तक वो नाराज रहा कि महाप्रताप की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी। इसके बाद कई सारे अकबर ने अभियान भेजे महाप्रताप को करने के लिए। इसी में एक दिवेर का भी युद्ध था। दिवेर का युद्ध महाप्रताप के शौर्य और पराक्रम का एक और एग्जाम्पल है। इस दिवेर के युद्ध में लगभग 70-80 हजार की सेना मुगलों की महाप्रताप के सेना के सामने उपस्थित हुई। आमने सामने का युद्ध हुआ, और कहा जाता है कि इसमें जो बहलोल खान था, जो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसको घोड़ा सहित महाराणा प्रताप ने आधे चीर दिया तलवार से। आपको जान के आश्चर्य होगा जब मुगल सैनिकों ने यह दृश्य देखा कि 1.5 कुंटल का बहलोल खान अपने घोड़े के साथ सीधे महाराणा प्रताप के तलवार से चिरा गया, तो पूरी सेना ही पागल हो गई। बहुत सारे मुगल सैनिक तो युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए, और तो और उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया। इस दिवेर के युद्ध से महाप्रताप का शौर्य और पराक्रम बहुत बढ़ गया। केवल इस युद्ध में शौर्य के प्रदर्शन के कारण नहीं, अपितु अपने नैतिक गुणों के कारण, क्योंकि इस युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा मुगल हरम की महिला सदस्यों का एक बहुत बड़ा संख्या जो है वो महाप्रताप के कब्जे में आया। हालांकि बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि इन मुगल महिलाओं को नहीं छोड़ा जाए, लेकिन कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने पूरे सम्मान सहित उन मुगल महिलाओं को पुनः अकबर के पास पहुंचा दिया। इस वास्तव में महाराणा प्रताप उस युग में जब महिलाओं के लिए आक्रमण हुआ करता था, इस नैतिक गुण को देखकर स्वयं अकबर भी महाराणा प्रताप की प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गया। मैंने पहले बताया, महाराणा प्रताप और शिवाजी भारत के केवल हिंदू वीर योद्धा नहीं थे, केवल शौर्य और पराक्रम के लिए ही वो नामी नहीं थे। जो लोग ये समझते हैं कि युद्धों के लिए, युद्ध भारत में बहुत लोग किए, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जो अपने नैतिक गुणों के लिए इस भारतवर्ष में स्वाभिमान के प्रतीक बन गए। दिवेर के युद्ध ने निश्चय ही महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम में 4 चांद लगा दिए। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप युद्ध में अपने साथ 2 तलवार रखते थे। देखिए, मैंने बताया महाराणा प्रताप नायक क्यों हैं, क्योंकि उनके अंदर केवल युद्ध वीरता का ही गुण नहीं था, नैतिक गुण भी था। कहा जाता है महाराणा प्रताप युद्ध में अपने साथ 2 तलवार रखते थे। क्यों 2 तलवार रखते थे? क्योंकि अगर कोई सामने का योद्धा जो है निशस्त्र हो जाए, उसके पास तलवार न रह जाए युद्ध करते करते, तो वो अपना एक तलवार उसको दे देते थे ताकि युद्ध बराबरी का हो सके। क्या भारत के, दुनिया के इतिहास में ऐसा संभव था? जो लोग ये कहते हैं कि वो योद्धा के रूप में उनको देखिए, महानायक या नायक के रूप में क्यों दे सकते हैं। बहुत लोग यह भी कहते हैं महाराणा प्रताप केवल अपने छोटे से राज्य के लड़ते रह गए। मैं ऐसे लोगों को यह बताना चाहता हूं कि दुनिया के इतिहास का ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं पैदा हुआ जो दुनिया के एक एक व्यक्ति के लिए कुछ किया हो और नामी हुआ हो। व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के आचार, व्यक्ति के आचरण, व्यक्ति का शौर्य, व्यक्ति का पराक्रम दुनिया के लिए एक सीख बनता है, एक प्रतीक बनता है, और उसी आचरण को देखकर सुनकर लोग अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, सफल बनाते हैं। महाप्रताप इसलिए दुनिया, भारत के महानायक तो नहीं हो सकते हैं कि उन्होंने भारत के एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक राज्य के लिए लड़ा, लेकिन इसलिए तो महानायक वो जरूर हैं कि वो भारत में स्वाभिमान के, शौर्य के, पराक्रम के प्रतीक बन गए। उन्हीं के आचरण को लेकर आपको जान के आश्चर्य होगा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने महाप्रताप और शिवाजी को प्रतीक बना लिया युद्ध का। स्वतंत्रता सेनानी उनका नाम लेकर स्वतंत्रता आंदोलन लड़ते चले गए। क्या ये कम था? ये कम। यानी कि महाराणा प्रताप अपने शौर्य और पराक्रम के लिए निश्चय ही पूरे भारत के एक स्वतंत्रता के, एक स्वाभिमान के सूर्य बनकर रह गए।
ठीक है। महाप्रताप की वीरता से केवल और केवल उनके समर्थक ही नहीं अभिभूत थे, अपितु अकबर के बहुत सारे दरबारी कवि भी लोग उससे, उनके वीरता से बहुत ज्यादा अभिभूत थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज राठौर अकबर के एक दरबारी कवि थे। उन्होंने लिखा है, माता ऐसा पूत जनो जैसे राणा प्रताप, अकबर सूतै औंच के जान सिरहाने सा। मतलब ऐसा पूत जनो जैसे राणा प्रताप है। अकबर जब सोता था रात में तो डर कर सोता था, कहीं उस प्रकार से जैसे सांप से कोई डर कर सोता है। निश्चय ही महाराणा प्रताप के मृत्यु का जब खबर अकबर ने सुना था तो वह भी दुखी हुआ और दरबार से वापस चला गया था। शायद दुनिया के इतिहास के महाराणा प्रताप ऐसे पहले किसी व्यक्ति के दुश्मन रहे होंगे कि दुश्मन की मृत्यु के बाद भी दुश्मन दुखी हुआ। निश्चय ही आज आपको, और यह भी कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम चरण तक महाप्रताप अकबर से अब लगभग अपना 97% भूमि छीन लिया था, और केवल अगर चित्तौड़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी भूमि उनके हाथ में आ गई थी। निश्चय ही भारत के स्वाभिमान, साहस, धैर्य और पराक्रम के रूप में, स्वाभिमान के सूर्य के रूप में हम महाप्रताप को अनंत काल तक याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नए योद्धा के साथ, एक नए महानायक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।